प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया, IMF की कई शराइत मान ली, लेकिन इसके बावजूद IMF के साथ अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि IMF के अदम इत्मीनान की वजूहात क्या हैं, और अगर IMF से अगली किस्त मौसूल नहीं होती तो इससे पाकिस्तान की इकॉनमी पर मुस्बत या मनफी क्या असर पड़ेगा। मुस्बत तो नहीं, शायद मनफी असर ही पड़े जो इस वक्त मुआशी हालात हैं, लेकिन क्या असर पड़ेगा। और क्या अगर तमाम शराइत IMF की हुकूमत मान लेती है, जिसमें कई कड़ी शराइत भी शामिल हैं, जिसमें जो इस्तिस्ना हासिल है जिन शोबों को, उस पर भी 17% टैक्स लगाने की शर्त शामिल है। अगर ये तमाम शराइत हुकूमत मानती है तो आवाम पर मजीद कितना बोझ पड़ेगा, पेट्रोल कितने रुपए का हो जाएगा, क्या वाकई पेट्रोल की कीमत और ज़्यादा बढ़ सकती है इन शराइत को मानने के नतीजे में। तो आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये ताज़ा तरीन खबर यही है कि IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और इसके लिए अभी कोशिशें जारी हैं कि ये कोई एक एग्रीमेंट हो जाए। दूसरी तरफ मामला यह है कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उसमें 65% इजाफा हुआ है पिछले साल की पहली तिमाही के मुकाबले में। अब 65% इजाफा होने की वजह से ज़ाहिर है एक्सपोर्ट में इतना इजाफा नहीं हुआ, जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसकी वजह से तजारती खसारा बढ़ा है। अब तजारती खसारा जो है वो पिछले साल की पहली तिमाही के मुकाबले में 100% ज़्यादा हो गया है। अब इस तजारती खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत ने यह किया है कि जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे उनको बरूए कार लाया गया है। अब ज़र मुबादला के ज़खायर को यहाँ पर इस्तेमाल करने की वजह से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की ज़र मुबादला के ज़खायर में भी कमी वाक़ हो गई है। इसके साथ साथ जो कर्ज़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और 11.5% जो है वो बढ़कर 39,000 अरब से तजावुज़ कर गए हैं कर्ज़े। अब इस तरह की सूरत हाल में फिर IMF की शराइत का मैंने पहले जिक्र किया और उस पर मज़ीद भी बात करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर कहाँ जाएगा, हालात किधर को जा रहे हैं, हुकूमत के हाथ में चीज़ें हैं नहीं हैं, और वो जो हमने 4.8 का टारगेट अगले साल के लिए तय किया था वो IMF कह रहा है कि 4 तक जाएगा, यानी 3.94 की बजाय 4 तक हो सकता है। तो चीज़ें कहाँ जा रही हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हमें गुफ्तगू करनी है। मेरे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हैं, माहिर मुआशी उमूर के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका खुशामदीद। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी माहिर मुआशी उमूर के। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। ऑन अब्बास पप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाकर हम ज़ुबैर मोतीवाला साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू में ज़रूर लेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। आपकी राय में क्या डेडलॉक है, क्यों एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा IMF के साथ? देखिए, बात यह है कि IMF ने कभी नहीं कहा कि आप बिजली के नर्ख बढ़ाएं। ये तो हमने खुद कहा था कि जी ये बढ़ाना पड़ेंगे, हमने मोहलत मांगी थी। बुनियादी तौर पर मसला ये है कि आपका जब तजारती खसारा अभी आपने बताया कि बढ़ना शुरू हुआ, तो ये तो पिछले 15 महीने में कोई जो है तकरीबन 32 बिलियन डॉलर हमारा खसारा हुआ है पिछले साल, और इस साल जो है 10 अरब डॉलर हो गया। तो सवाल ये कि स्टेट बैंक ने जो इक़दाम उठाए हैं वो अक्टूबर में उठाए हैं। मैं ये समझना चाहता हूं और स्टेट बैंक को ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि जब पिछले साल दिसंबर 2020 में हम शोर कर रहे थे कि तिजारती खसारा ऊपर जा रहा है तो आप इसको कंट्रोल करें, तो स्टेट बैंक ने कोई कदम नहीं उठाया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो रुपए की कदर तेज़ी से गिरी है वो तो गिरी है मई 2021 से। तो सवाल ये है कि स्टेट बैंक ने जो इक़दाम उठाए वो 18 रुपये गिरने के बाद अक्टूबर में उठाए। इसका मतलब ये कि रुपए की कदर हमने गिरने दी। तो मेरा अपना तो कहना यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस मईशत को जो हमने यहाँ तक पहुँचाया है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने रुपए की कदर को गिरने दिया है, गिरी नहीं है जी। ये तो अब स्टेट बैंक बताएगा कि जब मई में से गिरनी शुरू हो गई थी हमारा रुपए की कदर, और जो आपने खुद ही अभी बताया कि जो हमारा तिजारती खसारा जो है वो बढ़ना शुरू हो गया था पिछले साल से, तो स्टेट बैंक को हम उस वक्त कह रहे थे कि आप वो कंट्रोल करें। जो आज अक्टूबर में किया वो मेरे ख्याल से 10 महीने पहले उनको करना चाहिए था। अगर वो ये करते तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग पहले ही जो है वो IMF का जो एजेंडा है बगैर उनसे मशवरा किए, क्योंकि उनके लोग अपने अपने ला के बैठा लिए हैं, तो वो उनका एजेंडा पहले से फॉलो कर रहे थे। अभी और मैं आपके ख्याल में अभी IMF के अदम इत्मीनान की वजूहात क्या हैं? देखिए, एक तो उनका मसला है सर्कुलर डेट का। अब आप ये देखिए कि जो सर्कुलर डेट है वो 3 साल में 1153 अरब रुपए 3 साल में हुआ है, जबकि पिछली हुकूमत के दौर में 5 वर्षों में 1123 हुआ था। यानी जो 5 वर्षों में सर्कुलर डेट था उससे ज्यादा आपने 3 महीनों में तीन साल में कर लिया। और जो तहरीक इंसाफ का मंशूर था 10 नुकाती हिकमत अमली थी, उसमें तो यह था कि हम हंगामी बुनियादों पर वो वजूहात को दूर करेंगे जिनकी वजह से सर्कुलर डेट पैदा होता है। तो बुनियादी तौर पर हम जो टैक्सों
मैं जो है वो अपना एजेंडा फॉलो नहीं किया, मंशूर फॉलो नहीं किया, और जो हमने पॉलिसियां तो डॉक्टर अपनाई। साहब, फिर सर्कुलर डेट को काबू में रखने के लिए ही तो हुकूमत शायद बिजली की नर्ख बढ़ा रही है, ताकि ये जो डिफरेंस है उसको कम किया जाए। तो ये 3 साल बाद याद आया है कि ये करना है, जब 1153 अरब रुपया, मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पहले आप 3 साल तक उन खतरात को नजरअंदाज करते रहे, और जो शरह सूद जो गिराई गई थी, मैं अभी आपको बता दूं कि जब ये किसी को कटहरे में खड़ा किया जाएगा तो पहला सवाल ये पैदा होगा कि आपने मार्च से जून 2020 तक दुनिया भर में सबसे ज्यादा शरह सूद कम क्यों की? क्या खुदा न खास्ता पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था? उसके बाद जब आपने सस्ते शरह सूद पर कर्जे देने शुरू किए तो हमने हंगामा किया था कि देखिए लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं और लोग गैर जरूरी इंपोर्ट्स कर रहे हैं, इतने सस्ते कर्जे इनको ना दें। अब जब ये तबाही आ गई तो स्टेट बैंक कहता है जी तो सस्ते शरह सूद पर की वजह से लोगों ने गाड़ियां खरीद ली, गैर जरूरी इंपोर्ट्स कर लिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो दुनिया में सबसे ज्यादा कमी की, यानी 13.25% से आप 7% पर ले आए 3 माह के अंदर। उसी में आपने कहा कि जी तामीराती शोबे को कहा कि काला धन दे दें, तो आपने एक तरफ इनको बरात दी, दूसरी तरफ लोगों की कुव्वत खरीद कम की, और कुव्वत खरीद इस तरह से कम की कि कौमी बचत स्कीमों में शरह मुनाफा आपने गिरा दी पैंडेमिक के बाद, और जो बैंकों में खाते रखते हैं उनके मुनाफे की शरह कानून तोड़कर गिरा दी। तो दो तरफ से जो ये गलत एक्शन हुए, मैं बार बार कह रहा हूँ हमारी मईशत कमजोर नहीं है, गलत फैसले हैं जिनको मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इनका दिफा मुमकिन नहीं होगा कि आपने पहले कदम क्यों नहीं उठाए, इतनी ताखिर से उठाए। अब जब आप जा रहे हैं IMF के पास तो आप तो ये खुद तस्लीम कर रहे हैं हमारे चीजें काबू से बाहर हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि हम नहीं बढ़ाएंगे, हम तो ये कहते हैं कि हमें मोहलत दे दें। तो मोहलत तो हमें 2009 से सर्कुलर डेट में दी जा रही है। तो क्या अगर हमें अब भी कहता हूं कि अगर हमने टैक्सों के सिलसिले में अपनी जो मंशूर था और तवानाई के शोबे में उस मंशूर से इनहराफ किया, क्योंकि ताकतवर तबके उस पर नाराज हैं, वो नहीं अमल दरामद चाहते, तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की तरफ नहीं ले जा सकती। IMF के कर्जा लेके आप प्रॉब्लम्स को पोस्टपोन करेंगे, कोई मसला पोस्टपोन हो जाएगी। लेकिन सही है, मैं डॉक्टर फरोज सलीम साहब, आप ही का शायद एक इंटरव्यू था, मैं उसका कुछ हिस्सा देख रहा था, आपने कहा कि अगर IMF का प्रोग्राम जो है वो लिया तो पेट्रोल 160-70 रुपए तक जा सकता है। तासुर आमतौर पर यह होता है कि अगर IMF का प्रोग्राम आता है या उसकी किस्त आती है, पैसे पाकिस्तान के ख़जाने में आते हैं, तो मजमूई तौर पर मार्केट को भी सहारा मिलता है, डॉलर को भी इस्तेहकाम मिलता है, कुछ थोड़ी सी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ मिल जाती है। यहाँ आपके इस मतलब ये इंटरव्यू से या इस बात से तासुर ये मिल रहा है कि ये तो नुकसानदेह हो जाएगा अगर ये प्रोग्राम आएगा तो। असदुल्ला साहब, पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये रियल इश्यूज जो हैं पाकिस्तान के ऊपर, इनको आप क्यों डिस्कस करना चाहते हैं? कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 137 पे तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत चली गई है, IMF के साथ क्या हुआ? हम इस्लामाबाद में जो रहने वाले हैं, खास तौर पे यहाँ पे जो फैसला साज शख्सियात हैं, उनका इन चीजों से कोई इंटरेस्ट इन चीजों में नहीं। डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल सही है, चीजें चल रही हैं, वो सारे मामलात हैं, लेकिन ये शायद अगर इसको आप गौर से देखें तो ये सबसे बड़ा इशू तो इस वक्त यही दिखाई देता है जो इकोनॉमी का है, और शायद इसका इदराक नहीं है, जैसे कि आपने खुद भी कहा। देखिए, ये इस्लामाबाद से बाहर के लोगों का और जो गरीब गुरबा है पाकिस्तान के, उनके लिए ये बड़े मसाइल जरूर होंगे, लेकिन इस्लामाबाद को, जैसे मैंने कहा कि मुकम्मल तौर पे इस्लामाबाद की फजा जो है वो नॉन इश्यूज के कब्जे में है, वहां पे नॉन डिस्कस किए जा रहे हैं। अच्छा, अब IMF के हवाले से देख लीजिए कि आज की 24 तारीख को जो हमारे वजीर खजाना थे उस वक्त के डॉक्टर हफीज शेख साहब, उन्होंने जो मुआहदा किया था, जो स्टाफ लेवल के ऊपर मुआहदा हुआ था, फिर वो बोर्ड के पास चला गया, बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, हमने $500 मिलियन ले लिया IMF का। उसमें दो बड़े वादे किए गए। एक वादा ये किया गया था कि बिजली की कीमत 5 से 6 रुपए फी यूनिट बढ़ाई जाएगी और उसके नतीजे में 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा, ये पहला वादा किया था। दूसरा वादा ये किया था कि 610 अरब रुपया इजाफी टैक्स लगाया जाएगा पेट्रोल और डीजल पे, और तकरीबन 30 रुपए फी लीटर आप समझिए कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा, और उनकी मद में 610 अरब रुपया इकट्ठा किया जाएगा। अब आलमी मालियाती इदारे जब आते हैं, वो हुकूमत से, वो वजारत खजाना से मुआहदा करते हैं, वो खास शख्सियत से नहीं करते। अप्रैल में चौथे वजीर खजाना साहब आ गए, उन्होंने आते साथ हमें ये बताया कि उनके पास एक जादू की छड़ी है
और वो जादू की छड़ी इस्तेमाल करेंगे, उनको किसी कर्जाजात में भी कंट्रोल कर लेंगे, बिजली के नर्ख भी नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, इजाफी टैक्स नहीं लगाने पड़ेंगे, पेट्रोल के ऊपर भी टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा। उस स्टेज पे आके IMF ने कहा कि भाई आप अपनी जादू की छड़ी इस्तेमाल करें, हम 6 महीने के लिए साइड पे हो जाते हैं। वो प्रोग्राम सस्पेंशन में चला गया, सस्पेंड कर दिया गया जी। अब वो बिजली के वो जो जादू की छड़ी चली है उसने काम नहीं किया, अब हम वापस उनके पास चले गए हैं। अब वो ये कह रहे हैं दो बड़ी वो जादू की छड़ी थी क्या डॉक्टर साहब? ये तो सवाल आपको जो वजीर खजाना साहब थे जो 2 दिन पहले तक थे, अब वो वजीर खजाना भी नहीं रहे, उनका नोटिफिकेशन मुशीर खजाना का भी नहीं आया, तो अब उनका स्टेटस क्या है ये हमें नहीं पता है। तो ये देखिए अब आप एक और एरिया में चले गए हैं जो गैर यकीनी की फजा है। आप पैगाम क्या दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर रहने वाले सरमायाकारों को और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सरमायाकारों को कि हमें नहीं पता कि हमारा वजीर खजाना कौन है, हमें नहीं पता कि उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, हमें नहीं पता कि नैब का चेयरमैन कौन है, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। ये गैर यकीनी फजा जो है वो कहते हैं कि बिजनेस का और सरमायादारी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब कई सियासी गैर यकीनियां इतनी थोक के हिसाब से हैं, माशी गैर यकीनियां इतनी सारी हैं। आपने एक दो का जिक्र कर दिया कि ये पहले 3 महीने जो गुजरे हैं $12 अरब का खसारा जो है वो मैंने पहले कभी 74 साल पाकिस्तान की माशी तारीख में नहीं देखा। अच्छा। रुपए की वैल्यू कहाँ जाने वाली है, इंपोर्टर क्या सोच रहा है, एक्सपोर्टर क्या करेगा, ये इतनी सारी जो गैर यकीनी की फजा फैल जाती है उसके नतीजे में मईशत आपकी किसी सिमत में नहीं जा पाई। ठीक। बपी साहब ये बताइए कि क्या जो सोर्सेज से खबरें हमें मिल रही हैं कि क्या IMF की शराइत को मान सकती है हुकूमत, जो ये सबसे बड़ी शर्त है कि 330 अरब रुपए का जो सेल्स टैक्स इस्तिस्ना था, यानी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हमने इस्तिस्ना दे रखा है, वो इस्तिस्ना ख़त्म किया जा सकता है, क्या ये बात दुरुस्त है? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, मैं उधर जाने से पहले थोड़ा सा चीज़ों को करेक्ट कर रहा हूँ। मेरे जो ऑनरेबल दोनों कुलीग्स बैठे हैं वो डॉक्टर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, मैं उनके सामने तो बिल्कुल ही जूनियर तालिब इल्म ही नहीं हूँ इकोनॉमी का, बट कुछ चीज़ें ठीक कर लेते हैं कि IMF का आपके बेसिकली जो हमारी इस वक्त जो उन्होंने फरमाया कि इस वक्त आपका जो रेट बढ़ गया तेल की कीमतों से, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो इंटरनेशनल ब्रांड का उससे ताल्लुक है, इंटरनेशनल कीमतों से ताल्लुक है। IMF का तेल की कीमतों से कोई ताल्लुक नहीं। दो चीज़ समझने की वो बड़ी क्लियर है। पिछले साल जुलाई सितंबर का डाटा ले लेते हैं, इस साल जुलाई सितंबर का डाटा देख लें कि पिछले साल हमने जो टोटल इंपोर्ट की है वो तकरीबन थी $11 अरब की। जी हाँ। इस वक्त आपकी $18 अरब इंपोर्ट चली गई। जी हाँ। ये जो $7 अरब का इंपोर्ट का फर्क है वो कहाँ मेन सेक्टर्स है? दो मेन सेक्टर्स है। पहला आपकी तेल की इंपोर्ट, आपने इसी पिछले साल 3 माह में जो इंपोर्ट की थी वो थी $2.3 अरब की। इस साल अभी $4.5 अरब की इंपोर्ट हुई है। उसमें से जो 85% इंपोर्ट में इजाफा जो इस तेल में आया है वो कीमतों की वजह से आया है। $40 पर बैरल पे जो इंपोर्ट हो रहा था, जब वो $85 या $80 पे इंपोर्ट होगा तो वॉल्यूम्स का फीसद 10% है और बाकी सारा प्राइस जो है उसकी बढ़ने की वजह से है। लेकिन बाबी साहब, अगर तो इंपोर्ट की फिगर इसलिए ज्यादा आ रही है, कथा कलामी के लिए माजरत, अगर इंपोर्ट की फिगर इसलिए ज्यादा आ रही है कि डॉलर का रेट बढ़ा है, तो फिर तो ये एक्सपोर्ट में भी यही फैक्टर सामने आना चाहिए। डॉलर का रेट नहीं बढ़ा सर, तेल का रेट बढ़ा है असद खान साहब। अच्छा, तेल का रेट बढ़ा खान साहब, डॉलर का रेट नहीं बढ़ा, तेल का रेट बढ़ा है। $40 से $80 पे जब आएगा, यानी मैंने आपको यह फरमाया कि तेल क्योंकि आपका महंगा हो गया, इंपोर्ट आपकी उतरी हुई जितना नॉर्मल होती है उसमें सिर्फ 10% इजाफा हुआ है। जो इकोनॉमी में आपका एक GDP ग्रोथ आई तो आपकी इकोनॉमी ज्यादा तेल इंपोर्ट वो 10% है। ज्यादा इजाफा जो 83% इजाफा है वो सिर्फ तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से। सो $2 से $2.5 अरब तो सारा सिर्फ आपका तेल की खाते। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आया है वो 38% इजाफा जो इंपोर्ट में है वो फूड प्राइसेस, जो आप फूड इंपोर्ट करते हैं उसकी वजह से है, और उसमें जो मेजर चंक है वो घी में चला गया। आपने पिछले साल घी जो इंपोर्ट किया था, इसी पे RBD पाम ऑयल की बात करूंगा मलेशिया से, वो $590 अरब का था इन्हीं 3 माह के अंदर।
इस 3 माह में आपने $950 मिलियन का आपने आरबीडी पाम ऑयल इंपोर्ट कर लिया, और इसमें कोई वैल्यू इंप्रूव नहीं, यानी कि हमने घी ज्यादा नहीं खाया, आरबीडी पाम ऑयल उतना ही खाया, लेकिन क्योंकि उस वक्त $550 मैट्रिक टन के ऊपर आरबीडी पाम ऑयल इंपोर्ट हो रहा था, आज वो $1300 पे चला गया है, तो उसका इंपैक्ट आ गया। अब जब इतना एक इंतहाई महंगी चीजें इंपोर्टेड इकोनॉमी में जब चीजें आएंगी, उसका प्रेशर तो ये जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपने सस्ते कर्जे दिए, लोगों ने गैर जरूरी इंपोर्ट्स कर ली, गाड़ियां खरीद ली, आपके ख्याल में ये इसका कोई शेयर है या नहीं? के साथ डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब की किसी बात को डिनाइल नहीं करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा समझना है, जब इकोनॉमी ग्रो करती है ना, ऑटोमेटिक चीजें जाती हैं। आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लोगों को पैकेज देना था, आपने इकोनॉमी को ग्रो ऑन इट्स ओन करने देना था, तो उसका इंपैक्ट ये होता है कि अब ये हमने उस वक्त नहीं सोचा था कि तेल, जब पिछले साल ये पॉलिसी बना रहे थे कि तेल $85 पे, वो तो शायद ओपेक कंट्री को भी नहीं पता था कि उनकी प्रोडक्शन जितनी हो रही है उस पे जाके तेल 80 पे जाएगा। ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि तेल की कीमतें यहां चली जाएंगी, बट उसका प्रेशर अपनी जगह पे आया। अब जहां तक IMF की बात है, देखें IMF के जो मुज़ाकरात हैं वो नॉर्मली हमारे मार्च से तकरीबन तवालत का शिकार है, किसी न किसी जगह पे डेडलॉक, और डेडलॉक मेनली 3 चीजों के ऊपर था। एक ऑफ कोर्स लेवी के वाले साहब कि वो कह रहे थे कि जी आपने 610 अरब रुपए जो रिकवर करना है लेवी में, इसमें आप इसका पोर्शन बताएं, क्योंकि आपकी जो प्राइस स्ट्रक्चर है जो आपके पेट्रोलियम का रखा हुआ है, उसमें बेस प्राइस के बाद जो लेवी है वो आजकल बहुत कम रखी हुई है। ये नॉर्मली हम तकरीबन 30 रुपए तक चार्ज कर सकते थे, हम इससे पहले तकरीबन 18 से 20 रुपए तक चार्ज करते रहे, लेकिन जब ये ब्रेंट की प्राइस बढ़नी शुरू हुई माल की आलमी कीमतों में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑटोमेटिकली उसके लेवी का पोर्शन कम करना शुरू कर दिया, जो कि अब $5.5 रुपए पे पर लीटर आ चुका है। तो ऑफ कोर्स यहां पे उन्होंने कहा जी आपका ये लेवी का जो आपने प्लान बजट का किया ये मुकम्मल नहीं होगा। दूसरा उनका प्लान था कि जी टैक्स स्ट्रक्चर में रिफॉर्म लेके आए। आप जो आपका सेल्स टैक्स है, जिसमें जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 37 के करीब इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर जीएसटी की माफी है। इसमें जो पहली मेजर मैं आपको बता देता हूं, वो आटे की इंडस्ट्री है, उस पर जीएसटी नहीं लगता, आपकी फ्लोर मिलें से इस्तेस्ना है। हमने पहले से पहले जीएसटी के वाले से फ्लोर मिलों से बात की थी, तो स्ट्राइक्स आ गई जी आटा बेसिक कमोडिटी है, पहले आटे की कीमत ऊपर जा रही है, आप इस पे जीएसटी कैसे लागू करेंगे? सो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं, हर चीज 1+1 नहीं। तो अब IMF कह रहे हैं कि आपने जिनको इस्तिस्ना दिया, जिन इंडस्ट्रीज को आपने इस्तिस्ना दे रखा है, वो इस्तिस्ना खत्म करें और 17% सेल्स टैक्स इंपोज करें। अब IMF ये कह रहा है, तो क्या ये हुकूमत शराइत मान सकती है? मेरा सवाल ये है। मैं कह रहा हूं कि जो उनकी डिमांड है, मैं आपको कह रहा हूं यस उनकी डिमांड है, लेकिन गवर्नमेंट उसके सामने एक स्टैंड ले रही है कि इस वक्त ऑलरेडी महंगाई पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, हम ये इस्तिस्ना खत्म नहीं कर सकते। और तीसरा जो उनका मेन इशू था वो ऑफ कोर्स बिजली वाला था कि आप सस्ती बिजली खरीद के, अपना महंगी बिजली खरीद के सस्ती दे रहे हैं, और आपकी कैपेसिटी पेमेंट साल की तकरीबन 600 से 700 अरब रुपए जो है ना, वो आपका सर्कुलर डेट जो हर साल बढ़ता जा रहा है वो 3000 अरब को टच कर गया है, तो आप उसको कवर करने की बिजली की। सो 3-4 मेजर चीजें, लेकिन तमाम चीजों का ताल्लुक हमारी परफॉर्मेंस से कम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ऑफ कोर्स समझ रहे हैं कि एक इन्फ्लेशन का साइकिल जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है, खासतौर पे तेल की वजह से या डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन की वजह से, उसमें अगर ये चीजें भी दोबारा हमने, अब टैक्स स्ट्रक्चर की बात कर लेता, उन्होंने कहा जी ये जीएसटी तो आपने कहा ना, उन्होंने कहा जी आपका जो इनकम टैक्स है इसकी स्लैब्स को हाई करें, जो आपका तनख्वाहदार तबका है इसकी तनख्वाह में जो स्ट्रक्चर है उसकी जो आपकी इनकम टैक्स है इसके स्लैब को ऊपर लेके जाएं। अब ऑलरेडी इतने प्रेशर में शायद ये मुश्किल हो, लेकिन देखिए आप इसके होलिस्टिक व्यू देखें कि जब इकोनॉमीज इस तरह ऊपर, हमारी डेवलप इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो उसमें ऑटोमेटिकली इंपोर्ट के प्रेशर्स भी आते हैं, साथ ही इन्फ्लेशन का एडेड आ गया, IMF की डिमांड्स अपनी जगह पे, इतनी सारी चीजों को कब करने के अल्हम्दुलिल्लाह हम कम से कम ये कर सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट एक स्टैंड ले रही है कि वो अपनी लोगों की जिंदगी को भी देख रही है कि उनको कहां तक हम एक बफर जोन क्रिएट कर सकते हैं और कहां तक हम इंटरनेशनली चीजों को देख के इन्फ्लेशन को, उसका जो एक वो जो एक कुशन है उसको कहां तक अपनी किटी में से देख सकते हैं और कहां तक चीजें सब्सिडाइज कर सकते हैं। बाय द वे सब्सिडी का पोर्शन भी डिस्कस हो रहा है जी, सब्सिडीज आपको गवर्नमेंट को रिमूव कर, सो बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही है। रेस्ट श्योर आपकी गवर्नमेंट इस वक्त फ्रंट के ऊपर जो है ना वो पेस के ऊपर बात कर रही है और चीजें इंशाल्लाह, ये मेरे अंदाजे के मुताबिक जब एक दफा तेल की कीमतें नीचे आनी शुरू हो गई, चीजें दोबारा अच्छाई की तरफ आ जाएंगी। ये एक मोमेंटरीली एक गैप डिमांड एंड सप्लाई में किसी तरह क्रिएट हो गया है वैक्सीनेशन आने के बाद, ये जैसे रेस्ट आना शुरू हो जाएगा दोबारा चीजों को हमारे पास कुशन होगा दोबारा डेवलपमेंट की तरफ। चलिए बिल्कुल सही है, परेशानी की बात नहीं है, लेकिन कितना फर्क है 2000 यानी अभी इसी बजट आया था उस वक्त हमें बहुत मुस्बत आशारिया देखने में मिल रहे थे, और जो मुस्बत आशारिया थे यहाँ पर इस वक्त जो हम देख रहे हैं तो काफ़ी चीज़ों की जो फिगर्स हैं उसमें डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जो बातें आपने की है मैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के सामने भी रखता हूँ और कुछ और सवालात भी हैं, कुछ और खदशात भी हैं, क्योंकि शौकत तरीन साहब कह रहे हैं महंगाई अभी बढ़ने जा रही है, अलल ऐलान कह रहे हैं वो सुनवाता हूं मैं क्या उन्होंने कहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, अभी आपने ऑन अब्बास भप्पी साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि ये जो इंपोर्ट बिल में इजाफा हुआ है इससे हुकूमत की पॉलिसीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये दो बड़ी वजूहात की बिना पर था। एक तो ऑयल की प्राइसेस में इजाफा और दूसरा फूड आइटम्स की प्राइसेस में इजाफा, जिसमें घी सबसे ज़्यादा मेजर आइटम है। तो आप क्या समझते हैं कि ये मेजर दो शेयर इन्हीं का, यानी पॉलिसीज़ का तो फिर कोई अमल दखल नहीं है, हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है अगर इंपोर्ट बिल में इजाफा हो गया? देखिए, सारी तबाही और बर्बादी मईशत में आई है, उसका ताल्लुक बड़ी हद तक दो चीज़ों से है। नंबर एक इंतहाई कम शरह सूद पर कर्जे देना और डिस्काउंट रेट को गैर ज़रूरी तौर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा कम करना, जिसका कोई जवाब नहीं था। अब आप पेट्रोल का अगर आप देखें, मैं आपको बता दूं कि इसका आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं उसका इम्पैक्ट बहुत कम है। इम्पैक्ट है डिवेल्यूएशन का। देखिए, $100 की अगर आप इंपोर्ट करते हैं मई 2021 में, तो पाकिस्तानी रुपए बनते थे 15,100 जी। आज जो है चंद महीने के बाद उसके बन रहे हैं 17,100। तो $100 की इंपोर्ट में 2,000 अरब का तो 2,000 का फर्क तो आ गया ना। तो जब आप $55 अरब की इंपोर्ट करते हैं तो उसका पूरा इम्पैक्ट यहाँ पर आया। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आपने रुपए की कदर गिराई है अपनी गलत पॉलिसी की वजह से, जब तजारती खसारा बढ़ रहा था 10 महीने पहले, खामोश रहे, नंबर एक। दूसरा ये कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट आप निकाल लें, स्टेट बैंक के गवर्नर ये कहते हैं कि सस्ती शरह सूद पर कर्जे देने की वजह से लोगों ने गैर जरूरी इंपोर्ट्स कर ली, लोगों ने गाड़ियां बेतहाशा खरीद ली। अब हम सख्ती करेंगे। अगर ये जरूरी इंपोर्ट्स थी तो अक्टूबर में स्टेट बैंक ने रुपए की कदर को गिरने से रोकने के लिए इक़दाम उठाए और इंपोर्ट्स को कम करने के लिए इक़दाम उठाए, रेस्ट्रिक्शंस लगाई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर ये काम आप कुछ पहले कर लेते तो ये बर्बादी नहीं आती। यही मेरा एलिगेशन है। मैं दोबारा कहूंगा, रुपए की कदर की वजह से पेट्रोलियम का मसला है, नंबर एक। दूसरे के बहुत ही ग्रॉस कंजप्शन है। लेकिन हुकूमत का जो प्रिंसिपल स्टैंस है सर, ये रुपए की कदर के हवाले से कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक डॉलर को अपनी वैल्यू का या रुपये को अपनी वैल्यू का तयन खुद करना चाहिए, आर्टिफिशियली गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। वही तो इसहाक डार साहब पर इल्ज़ाम हुकूमत लगाती थी कि उन्होंने मार्केट में आर्टिफिशियली इसको कंट्रोल किया, जिससे इकॉनमी को नुकसान हुआ। नहीं, मैं तो कुछ और कह रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 15 महीने में जो है वो तकरीबन 42 अरब डॉलर का तिजारती खसारा उठा लेंगे, जो कि पिछले साल की इसी मुद्दत से 11.5 अरब डॉलर ज्यादा है। अभी आपने बताया कि 3 महीने में जो हमारा तिजारती खसारा है दुगना हो गया। तो वो इक़दाम जो आप अक्टूबर में उठा रहे हैं, अगर आप ये पहले उठाते तो ये नहीं होता। आपने मईशत को इस तरह कर लिया कि उसका मंतकी नतीजा ये था कि रुपए की कदर गिरे, और रुपए की कदर गिरने से ही आपके बेशतर मसाइल पैदा हुए, नंबर एक। मगर दूसरी बात जो मैं अहम बताने वाला हूँ कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना किया जाए, ये भी मसले का हल नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसलिए कि 610 अरब रुपया का हमने रखा है पेट्रोलियम लेवी, वो बनता है 50 अरब रुपया महीना। अभी तक आपने 3.5 महीने में सिर्फ 40 अरब लिए हैं, यानी 135 अरब का वहां झटका आपके बजट पर लग चुका है। ये हम क्यों नहीं तस्लीम कर रहे हैं? हुकूमत ने जो रुपए की कदर की वजह से कीमतें बढ़ानी थी, वो हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी कम कर दिया, GST कम कर लिया, उसके बावजूद इजाफा हुआ है। तो फिर बजट खसारा आपका कहाँ जाएगा, नंबर एक। दूसरे कि अगर आप बजट निकालें तो उसमें यह कहा गया था कि सूबे 570 अरब रुपए फाजिल देंगे। 30 जून से पहले जब सूबों के बजट आए तो उन्होंने 555 अरब रुपए का झटका मार दिया, उन्होंने फाजिल बजट नहीं दिया। तो अब IMF ये देख रहा है कि जी वो 570 अरब जो थे वो भी नहीं हो रहे, 555 अरब रुपए का झटका लग रहा है, तिजारती खसारा आपका बढ़ रहा है। आप पेट्रोलियम मसनूआत की अगर कीमतें बढ़ाते हैं तो फौरी महंगाई आएगी, और अगर नहीं बढ़ाते तो कुछ महीने के बाद आएगी। इसकी वजह यह है कि आपकी लागत बढ़ गई है डिवेल्यूशन की वजह से, और डिवेल्यूशन की जिम्मेदारी जो है वो स्टेट बैंक और हुकूमत के ऊपर आती है। जो इक़दाम अक्टूबर में उठाए हैं, अगर ये चंद महीने पहले उठा लेते तो ये तबाही नहीं आती। नंबर एक तो ये है। दूसरी बात ये थी कि IMF के साथ आप बात जो कर रहे हैं, आप उनको ये नहीं कह रहे हैं कि उनके मुतालबात गलत हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि मईशत में जो खराबियां आ गई हैं उसकी वजह से हमारे लिए मसला पैदा हो गया, ठीक, और अब वो मोहलत मांग रहे हैं। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? IMF के पास अगर आप बैठेंगे और वो ये कहेंगे जी ये 555 अरब का झटका आपका लग गया, फाजिल नहीं दिए, आपका तिजारती खसारा यहाँ चला गया, आपके जो है 18,000 अरब रुपए के कर्जे बढ़ गए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, तो पेट्रोल में ये बिल्कुल गलत बात है कि जी है हुकूमत अगर कीमतें नहीं बढ़ाए तो मसले का हल नहीं है। वो तो दोबारा जो है वो आपका बजट खसारा बढ़ जाएगा। डिवैल्यूएशन जो रुपए की कदर गिराई गई है, ये है कल्प्रेट नंबर एक। इसको मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो अब मसला सिर्फ ये है कि अगर आप इंपोर्ट्स आज कब कट कर रहे हैं
अक्टूबर में, तो उस वक्त क्यों नहीं किया जब ये बढ़ रहा था? मेरा ठीक है, बिल्कुल इसका जवाब मैं बप्पी साहब से लेता हूं, लेकिन पहले डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब ये बताइए कि जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, इसके हवाले से हुकूमत का कहना यह है कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी, हमारे पास इसका एक ही हल था कि हम लेवी कम कर दें, हम टैक्सेस की शरह में कमी कर दें, और वो कहते हैं कि सेल्स टैक्स 17% की बजाय हम 6.8% वसूल कर रहे हैं, और लेवी भी इसी तरह से हमने कम कर दी है। आप भी अभी इसका जिक्र कर रहे थे, तो हुकूमत इससे बढ़कर क्या कर सकती थी पेट्रोल की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए? देखिए, ये पेट्रोल की कीमतों का जो मामला है, ये थोड़ा सा पेचीदा है। मैं कोशिश करता हूँ कि आसान तरीन अल्फाज में आपके सामने रखूँ। इसमें कोई शक नहीं कि आलमी मंडियों में पेट्रोल की कीमत जो है वो $37 जो बैरल का था पिछले साल, वो अब 80-85 पे चला गया हो गया जी। और हम तकरीबन 85% अपनी जो तेल की रिक्वायरमेंट है वो इम्पोर्ट करते हैं, 15% जो है वो पाकिस्तान के अंदर हम प्रोड्यूस करते हैं। तो जाहिर बात है कि अगर आलमी मंडियों में बढ़ेगा तो पाकिस्तान में भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। एक और दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली एक ऑयल माफिया है जो काम करता है और जो बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बोझ डाल देता है पाकिस्तानी सार्फिन के ऊपर। जो 137 रुपए का फी लीटर पेट्रोल है आज पेट्रोल पंप से मिल रहा है, अगर उसको आप ब्रेक डाउन देखें तो उसमें 4 रुपए फी लीटर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन एक खर्चा जमा किया हुआ है। अब वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी आती है, वो कहते हैं कि जी अगर कराची से आपने बाकी पाकिस्तान में तेल फैलाना है, ट्रांसपोर्ट लेके जाना है, तो तकरीबन 1 रुपया लीटर खर्चा आना चाहिए। हम तकरीबन 80 अरब रुपया एक ट्रांसपोर्टेशन तेल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्च कर रहे हैं, और ये ऑयल माफिया के अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन माफिया है जो बड़े सालों से चल रहा है, और वो 80 अरब रुपया का बोझ जो है वो सार्फिन के ऊपर चल जाता है। फिर पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज हैं उनको हम जो रिफाइनिंग मार्जिन दे रहे हैं वो बाकी दुनिया के मुकाबले में 100% ज्यादा मार्जिन है, जिसकी वजह से फिर जो आपकी तेल की कीमत है वो बढ़ जाती है। अगर बहुत ही सिंपल तरीके से आप देखिए तो हुकूमत हमें खुद से बताती है कि तकरीबन 2 महीने का लैग होता है, यानी कि आज जो 137 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है ये हमने महीने पहले खरीदा था, तो 2 महीने पहले कीमत जो थी वो तकरीबन $75 फी बैरल की थी। अब एक बैरल 109 लीटर्स है, आप लीटर निकाल लें, और जो हुकूमत को इसकी कीमत कॉस्ट पड़ती है वो तकरीबन 80-82 रुपए फी लीटर जी, और मार्केट में हम पंप पे ले रहे हैं 137 रुपए, तो इसमें कोई 56 रुपए का फी लीटर के ऊपर फर्क बनता है। अब बहुत सारे खर्चे हैं उसमें। डॉक्टर साहब, ये रुपये के डी वैल्यू होने का कितना बड़ा इम्पैक्ट है? उसकी वजह यह है कि एक आर्गूमेंट पीपल्स पार्टी देती है, वो कहती है हमारे ज़माने में $110 से लेकर $145 तक भी गया, लेकिन हमने 108 रुपये का बेचा। जाहिर है उस वक्त डॉलर सस्ता था, तो ये डॉलर का 170 रुपये तक पहुंचना ये कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है? क्योंकि अभी डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि मेरे नज़दीक तमाम खराबियों की जड़ जो है वो रुपये का डी वैल्यू होना है। देखिए, इसकी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैं डॉक्टर साहब से एग्री करता हूँ। अगस्त 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उस वक्त 123 रुपए का डॉलर, अब हम पहुंच गए हैं 171-172 पे, तो 50 रुपए की डॉलर, तकरीबन 40% जो है वो रुपया गिरा है डॉलर के सामने। और अगर आलमी मंडियों में कीमत वही रहे जो 3 साल पहले थी, तो आप सोचिए कि पाकिस्तान में तो 40% जो है वो ऑटोमेटिकली तेल की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन हुकूमत को एक और फोकस जो 3 साल में नहीं कर पाई वो ये है कि लोकल एक्सप्लोरेशन जो है पाकिस्तान के अंदर। मुझे याद है कि 2013 में अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है जो कहलाता है एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने जो पाकिस्तान का सर्वे किया था उसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन 200 अरब बैरल रिजर्व्स पड़े हैं पाकिस्तान के पास तेल के, और तकरीबन 105 ट्रिलियन क्यूबिक फुट ऑफ गैस है। लेकिन हमारे यहाँ कोई हाइड्रोकार्बन की पॉलिसी कामयाब नहीं आती, हम बाहर से कंपनियों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो जब तक हम बाहर से ही इसका एक और पहलू भी है वैसे डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग एलेज करते हैं कि जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं एनर्जी को तो उसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है, और वो बिजनेस कम्युनिटीज जिनका इंटरेस्ट होता है, चाहे वो किकबैक्स की शक्ल में हो, चाहे वो बिजनेस की ही के लिए हो चले, उनमें से बहुत सारे लोग हुकूमतों में किसी ना किसी तौर बैठे होते हैं या उनके रिश्तेदार बैठे होते हैं। तो ये तरजीह नहीं है कि एक्सप्लोर करें, तरजीह ये है कि इंपोर्ट करें ताकि उसमें से अपना एक सिलसिला चलता रहे। ये भी अलेज किया जाता है, आपके ख्याल में ये सही है? इसमें बहुत वजन है आपके आर्ग्यूमेंट में, और एक उसकी एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं कि हम पिछले तकरीबन 40-45 साल से
एक ही कंपनी है जो कुवैत पेट्रोलियम है, उससे अपनी ज्यादातर रिक्वायरमेंट तेल की उससे पूरी करते हैं, और वो रूटीनली, बिकॉज हम उसके पक्के कस्टमर हैं, वो हमें 5 से 10% जो है वो उसके अंदर डिस्काउंट देता है, जो हमें पाकिस्तान के अंदर नजर ही नहीं आता। जुबैर साहब, ये बताइए कि जो 11.5% जो है वो कर्ज बढ़कर 39,000 अरब से तजावुज कर गया है, और इसमें जो बड़ी वजह है वो रुपए का डीवैल्यू होना है, सबसे बड़ी वजह इन कर्जों में इजाफे की। दूसरा, ज़र मुबादला के ज़खायर की हम बात कर रहे थे, उसमें कमी वाक़ होना शुरू हुई है, और उसकी वजह यह है कि इंपोर्ट हमारी बढ़ी है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो फ़र्क है उससे तजारती खसारा बढ़ा है, और वो हम फिर पूरा कर रहे हैं ज़र मुबादला के ज़खायर से। पेट्रोल चीज़ें महंगी हो रही हैं, IMF की शराइत हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, चीज़ें कंट्रोल में हुकूमत के या परेशान होने की बात है? देखिए, हुकूमत में कंट्रोल होना या नहीं होना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आप ये बताएं, अवाम के कंट्रोल में है या नहीं है? जो पर कैपिटा इनकम जो आम आदमी की है, क्या वो इस महंगाई को अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता? सवाल ये है ना जी, अवाम का ये सवाल नहीं है। कॉमन आदमी जो है ना, हमसे जो सवाल पूछता है वो ये पूछता है कि भाई मेरी ये नौकरी 25,000 रुपए की है, 30,000 रुपए की है, इसमें मुझे आप बजट बना के दिखा दो 3 बच्चों का, और इन दामों के अंदर चीनी के क्या दाम है, आटे के क्या दाम है, पेट्रोल के क्या दाम है, इन तमाम चीजों को जब देखते हैं तो सिर्फ इन्फ्लेशन को ही नहीं देखना होता, पर कैपिटा इनकम को भी देखना होता है। तो उस लिहाज से हालात मखदूश है, अवाम परेशान है, महंगाई बहुत ज्यादा है। लेकिन बाकी जो इनकी बातें हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल की प्राइसेस बढ़ी है, जी हाँ बढ़ी है हमारी, लेकिन जो रुपया डिवैल्यू हुआ है उसको रेगुलेट नहीं किया गया। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख है कि पाकिस्तान की तारीख में हमेशा हमने सप्लाई एंड डिमांड के सामने डॉलर को, अपने रुपयों को कंट्रोल किया है और उसकी प्राइस को कंट्रोल किया है। अगर आप इसको बेदरेक 18% आप देखें पिछले 3 महीनों के अंदर, 3.5 महीनों के अंदर जो है ना डिवैल्यू हो गया रुपया। अब ये जब रुपया डिवैल्यू का मतलब, दूसरा मतलब ये होता है कि चीजें 18% वो, और इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स सब लगा लें, ये तकरीबन जो है ना आपका 35% का इजाफा हो गया। अब ये 35% का इजाफा, और हमारा सारा रॉ मटेरियल जो है वो इम्पोर्टेड है। अगर आप प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक का दाना हम इम्पोर्ट करते हैं, सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। अगर आप बाकी जितने भी रॉ मटेरियल की बात करते हैं जो हम जिसके साथ हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो सारे इम्पोर्टेड है, तो उससे मईशत के ऊपर असर आ गया। आप पेट्रोल और डीजल महंगा करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, लॉजिस्टिक्स महंगी हो जाती है। वो जब सारी चीजों को देखते हैं, और इंटरनेशनल, एक तो हमारे ऊपर देखें एज ए बिजनेस कम्युनिटी हमारे ऊपर बहुत सारे दबाव बहुत ज्यादा है। एक दबाव तो सबसे बड़ा ये हो गया कि एक शिपिंग का एक कार्टेल बन गया पूरी दुनिया के अंदर, और आज जो किराए $1,500 थे वो हो गए $6,500। जो 2,500 3,000 होता था उसके $11,000 $12,000 हो गए। अब ये जो ना, ये इसके ऊपर तुर्रा ये है कि कंटेनर नहीं मिलते, तो हमारी एक्सपोर्ट सफर कर रही है, इंपोर्ट सफर कर रही है। अब यूएस जैसी कंट्री के अंदर आप देखें कि फौज को ले आया गया है ट्रकों को चलाने के लिए, और वो वहां पहले 5 दिन और 12 घंटे पोर्ट चलते थे। अब वो जो बाइडेन हैज टू इंटरवीन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरवीन किया है, और जो है उसको 7 days and 24 hours को पोर्ट खोलने का कहा गया। 70% कंटेनर आपके एम्प्टी कंटेनर्स कहीं से निकल नहीं रहे, वो सारे अमेरिका में फंसे हुए। तो हमारे मामला तो बहुत ज्यादा पेचीदा है। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो हम जो है ना वो RLNG को प्रोक्योर नहीं कर सके, और कार्गो को हम स्पॉट बाइंग के अंदर पाकिस्तान को किसी ने बिड ही नहीं दी। अब अगर यहाँ अब सर्दियों के अंदर जो गैस के हालात होंगे, जो इंडस्ट्री के हाल होंगे, वो आप सबको मालूम है। ये तमाम अगर फैक्टर्स को अगर आप एक जगह पे जमा जब करते हैं तो देखिए लाइफ मुश्किल हो गई है। इसमें देखिए मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत पे बहुत ज्यादा उन्होंने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, ये एक सब मिक्सचर एंड ब्लेंड। अब मैं आपको एक आम बात करता हूँ कि हमारा जो आम आदमी है उसको क्या चाहिए, तो अगर आप बिल्कुल अगर देखें रॉ आदमी को, पुअर देन द पुअरेस्ट, उसको रोटी और चाय तो चाहिए ना। तो चाय के लिए चीनी है और रोटी के लिए आटा है। हाँ, ये दोनों चीजों को अगर मैं उनकी जगह पे बैठा होता तो मैं क्या करता कि 200-400 अरब रुपए नहीं देखता। आपने जो डॉलर को डिवैल्यू किया है ना, उसके अंदर अरबों से अरबों, सैकड़ों अरब रुपए ना हमारा डेट बढ़ गया। अगर उसका आप हिसाब करने जाए उसके अगेंस्ट में मैं 200-400 अरब नहीं देखता और सप्लाई एंड डिमांड को बीट करता,
और मैं फ्लोर इंपोर्ट करता, चीनी इंपोर्ट करके यहाँ ढेर कर देता, उसको बढ़ने नहीं देता। अगर ये बढ़ने नहीं देते तो गरीब आदमी का तो भला हो जाता। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ठीक है सर। मैं अब मैं चाहूंगा कि जरा बाकी तमाम मेहमानों से के साथ एक एक कमेंट के साथ गुफ्तगू को हम वाइंड अप करें, और मैं शुरू अगेन बप्पी साहब आपसे इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि आपने बहुत सारे अपने मसाइल, अपनी मजबूरियों का जिक्र किया है कि हम क्या करें, मार्केट में प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में महंगी होगी, तेल महंगा हो गया, हम क्या करें, हमें बढ़ाना पड़ेगा। आप और फिर आप जब ये लोगों से कहते हैं कि जी आपको हमारे यहाँ अभी भी पेट्रोल सस्ता है बाकी ममालिक की निस्बत या हमसाया ममालिक की निस्बत, तो पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे अभी जुबैर साहब कि लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है, तो आपको अपनी मजबूरियां जितनी मर्जी बताते चले जाएं, लोगों की इनकम को बढ़ाना या उनके लिए 25,000 रुपए में एक फिजिबल एनवायरनमेंट फ्राहम करना कि वो अपनी जिंदगी गुजार सके, ये बहरहाल एक हुकूमत ही का काम होता है कि वो इकोनॉमी को इस तरह से प्लान करे। खान साहब, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, दो तरीके हैं। एक तो जो ब्रेंट या जो प्रेशर आके डेंट आपको लगा है ना 10 रुपए लीटर का इंटरनेशनल प्राइस की वजह से, वो फौरी तौर पे आप आवाम को बताएं कि यार ये हकीकत है, ये इंटरनेशनल कीमत चढ़ गई है, गवर्नमेंट के पास कुशन कम है, हमें इसे ट्रांसफर करने पड़ा। ये एक तरीका है। और दूसरा ये कि काम को इधर से पकड़ लेते हैं, ये 10 रुपए का जो प्रेशर है वो गवर्नमेंट अपनी किटी पे बर्दाश्त कर ले और उसको बाद फिर सिस्टम में डाल दे, जैसे सारी कैपेसिटी पेमेंट सारा कुछ जारी है और देखी जाएगी जब अगली हुकूमत आएंगी कहीं ना कहीं। लेकिन याद रखिएगा, जाहिर है रुपए का डिवैल्यू होना, लोगों के पास रोजगार होना, उनकी आमदन में इजाफा होना, ये सारी चीजें कनेक्टेड है। बता रहा हूं मैं, देखिए जी मेरा खान साहब, मेरा पॉइंट सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए कि एक तो यह है कि आप आवाम को हकीकत बता दें कि ये एक इशू है, इसको आप फेस करना पड़ेगा, और दूसरा है कि आप उसको सिस्टम में डाल दें। हम कम अज कम आज देखें, इससे बड़ा स्टेक होल्डर और कोई नहीं है जो हम है। अगर आज हम कीमत बढ़ा रहे हैं और लोगों में एक थोड़ा सा गम और गुस्सा भी है पड़ा, तो हमें यह फील हो रहा है कि लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल कीमत है, सिस्टम में डाल के अगली हुकूमतों में डाल लेना इसका हल नहीं है। हमारी किटी में जो कुछ है पड़ा वो सारी दुनिया को पता है कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास कुशन जो है, वो जो बफर जोन होता है सब्सिडाइज करके चीजों को गवर्नमेंट लोगों तक पहुंचाने का, वो अवेलेबल नहीं है इस वक्त। तो अब इसको इससे ज्यादा बेहतर ये है कि गवर्नमेंट लोगों को बताए या उसको छुपाना। आप ये देखिए डॉक्टर फरोख सलीम साहब, क्या चैलेंजेस हैं फौरी तौर पर जिनको फेस करना है हुकूमत को? देखिए, हुकूमत की जो मजमूई माशी पॉलिसी है उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को शराय गुर्बत से बाहर निकाला जाए। जो कुछ भी हुकूमत ने किया पिछले 3 सालों में, उसके नतीजे में तकरीबन 2 करोड़ इजाफी पाकिस्तानी जो हैं वो शराय गुर्बत से गिर गए हैं। 2018 में जो सर्वेज आते थे, तकरीबन 30% पाकिस्तान की आबादी शराय गुर्बत से नीचे थी। अब समझिए तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी शराय गुर्बत से नीचे रह रहे। अब ये 3 साल की जो मजमूई माशी पॉलिसीज हैं इस हुकूमत के, उसके नतीजे में 7 से 9 करोड़ अब पहुंच गई है तादाद पाकिस्तानियों की जो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। उनका ये मसला नहीं है कि इंटरनेशनल प्राइस बढ़ी है या कम हुई है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं या कम हुई हैं। वो ये कह रहे हैं, जैसे अभी पहले कहा गया कि 25-26 हज़ार रुपया मेरी तनख्वाह है, 3 बच्चे हैं, आटा पूरा नहीं होता, चाय की कीमतें भी बढ़ गई हैं, चीनी की कीमत डबल 100% बढ़ गई है, महीने के बाद 100% इजाफी बिजली का बिल आने लगा है। तो आम आदमी के ऊपर जो मसाइल का बोझ है वो बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमत का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि उसको कम करें। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, अब एक तरफ तो अभी बप्पी साहब तसल्ली दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगरचे हमारा जो इंपोर्ट का टारगेट है उससे हम ऊपर जा रहे हैं, 70-72 अरब डॉलर तक जा रहे हैं, लेकिन हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर और रेमिटेंसेस को मिलाकर हम तकरीबन बैलेंस शीट बराबर कर लेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में हैं। लेकिन दरअसल सबसे बड़ा मसला तो आवाम का है कि जिनकी ज़बान पर एक ही लफ्ज़ है कि जी महंगाई बढ़ गई है और हम लुट गए, मर गए, हमारी कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई। इस इशू को भी तो हुकूमत को कंट्रोल करना है, क्या करना होगा आपके ख्याल में, आपकी राय क्या है? देखिए, पहले मैं आपसे बता दूं कि इस साल बैलेंस करने वाली बात जो है वो गलत है। अच्छा। क्योंकि आपका जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करना पड़ता है, रॉ मटेरियल। अब बुनियादी बात वही है कि 55 अरब डॉलर की अगर आपके इंपोर्ट्स हैं, हुकूमत तो खुश है कि डिवैल्यूएशन के बाद हमारे टैक्स बढ़ गए, कस्टम ड्यूटी भी बढ़ गई, सेल्स टैक्स भी बढ़ गए। एक तो ये बात है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि जो 4 साल इस हुकूमत के पूरे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शरह नमू होने वाली है 2.6% सालाना, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और जब 5 साल पूरे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शरह नमू जो होगी वो होगी 3.2% सालाना, जबकि इनको विरसे में मिली थी 5.5। एक चीज़। दूसरी बात, बुनियादी चीज़ हमें अभी तक समझ नहीं आया, हम IMF से क्या चाहते हैं, क्या चीज़ चाहते हैं। आप ये देखिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की जब बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि 610 अरब रुपया आपने पेट्रोलियम लेवी रखा है।
अगर आप पेट्रोल के नर्ख नहीं बढ़ाएंगे, जो नहीं बढ़ाने चाहिए, तो बजट खसारा वहां बढ़ जाएगा, वो आप कर्जे ले लेंगे। इसलिए कि तो वो हल है नहीं। आपने असल में मईशत को एक तो तवानाई के शोबे में इस्लाहात करनी है, दूसरे टैक्सों के शोबे में करनी है, तीसरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) को मनसूख करना है, और आखिरी बात यह है कि मार्केट से डॉलर खरीद के फॉरेन करेंसी अकाउंट के थ्रू पैसा जो बाहर भेजने का ड्रामा है, अगर ये नहीं करते तो दुनिया के कोई ताकत पाकिस्तान की मईशत को ठीक नहीं कर सकती। IMF से क्या बात कर रहे हैं आप? तो मोहलत मांग रहे हैं ना, इसलिए कि आपका हर चीज आपकी आउट है, हुकूमत के कंट्रोल में कुछ नहीं है। महंगाई भी वो कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहता हूँ ये जो है कर्जे, अगर आप बात करें, बैरूनी कर्जे को कहते हैं कि साहब रुपए की कदर, मैं कहता हूँ डोमेस्टिक डेट्स आप स्टेट बैंक के निकालिए, दुगनी रफ्तार से बढ़े हैं इस पिछली हुकूमत के मुकाबले में। ये क्यों बढ़े दुगनी रफ्तार से? डोमेस्टिक डेट्स, बेसिकली टैक्सों का मसला, तवानाई का मसला, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4), फॉरेन करेंसी अकाउंट के थ्रू पैसे बाहर भेजना, तो और ये रुपए की कदर को गिरने देना, ये वो चीजें हैं जो हमने ताकतवर तबकों के अशराफिया के मुफाद में की हैं, अवाम और मईशत को दाव पे लगाया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हुकूमत और स्टेट बैंक को जब आप कटहरे में खड़ा करेंगे तो ये पूछेंगे कि आपने इतने ताखिर से इंपोर्ट्स कम करने के लिए इक़दाम अक्टूबर में क्यों उठाए, ये पहले क्यों नहीं उठा लिए, और अब क्या बात कर रहे हैं, मतलब कैसे बेहतरी आएगी, मुझे आप बता दीजिए। जब आपने ये कहा था कि 100 दिन के अंदर अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे, अब 4 साल हो रहे हैं, वो तो आपके करने का इरादा ही नहीं है। फिर आपने ये कहा था कि हम सर्कुलर डेट की वजूहत दूर करेंगे, क्या बिजली की चोरी रुकी है? एक बात पूछना चाहता हूं, बिल्कुल सही है, बड़े वैलिड क्वेश्चन है जिसका हुकूमत को सर जवाब देना। लेकिन एक वजाहत में जाते जाते कर दूं, जो जिस जहाँ से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था कि IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे, वजारत ख़जाना के तर्जुमान की वजाहत इसमें अब ये आई है। वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की नाकामी का तासुर गलत है, जहाँ से जुम्मे को जिस नहज पर मुज़ाकरात थे वहीं से पीर को आगाज़ होगा, अभी कंक्लूड नहीं हुआ, इसलिए नाकामी से इसको ताबीर नहीं किया जा सकता। ये वजाहत आई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।